Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मुगल एम्पायर। आज हम लोग मुगल एम्पायर जानेंगे। यहाँ से जो टॉपिक होगा वह होगा द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट, यानी मुगल प्रशासन और अदालत। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जाने मुगल प्रशासन और अदालत यानी कोर्ट जो था, मुगल अदालत जो था उसके बारे में। मुगल प्रशासन प्रशासन की भारतीय और फारसी दोनों प्रणालियों पर आधारित था, यानी जो द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन बोथ द इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें दो घटकों पर बल दिया गया था, इसे भी आप गौर करें। सम्राट का पुण्यधिकार यानी द एब्सोल्यूट ऑथोरिटी ऑफ द एम्पायर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, और दूसरा था सेना की ताकत। केंद्रीय प्रशासन जो राजा, नागरिक और सैन्य प्रशासन, इसमें क्या था? द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द बोथ सिविल एंड मिलिट्री। राजा जो होते थे वह राजा, नागरिक और सैन्य प्रशासन का सर्वोच्च सेनापति होते थे, मतलब सर्वोच्च अधिकारी होते थे। उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इससे आप अवगत हो गए। हम लोग आगे जान लें। वे इस प्रकार थे, आप गौर करें किस तरह से राजा को सहायता मिलती थी। तो वो थे वजीर, जिन्हें हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। अकबर का प्रसिद्ध वजीर टोडरमल था। द वजीर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। द फेमस वजीर ऑफ अकबर वाज टोडरमल। अब दूसरा आता है सद्र उस सुदूर, एक अकबर का कौम। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों के साथ तीन विचार विमर्श किया। अलग अलग इबा, धार्मिक मामलों में मुख्य सलाहकार, यानी जो सदर उस सुदूर जो थे वो क्या करते थे? थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन उसके थे। पहला जो था चीफ एडवाइजर इन द रिलीजियस मैटर। पहला क्या था? वो चीफ एडवाइज़र होते थे, धार्मिक मामलों में मुख्य सलाहकार होते थे। ये क्या था? फर्स्ट नंबर में। अब बी नंबर में क्या था? अनुदान और दान मंत्री। यहाँ क्या था? मिनिस्टर फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशन मेड बाय द किंग। और सी नंबर में क्या था? राजा के पास मुख्य न्यायाधीश, यानी द चीफ जज आफ्टर द एम्परर। यानी ये तीन विभाग थे। पहले तो आप समझ गए कि वजीर जो थे वो वित्त मंत्री कहलाते थे, और अकबर के प्रसिद्ध वजीर टोडरमल थे। सद्र उस सुदूर अकबर का जो था वो क्या था? इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इसके। इसमें चीफ एडवाइजर होते थे, मिनिस्टर फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशन मेड बाय द किंग, और चीफ जज भी होते थे। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। आगे क्या बताया जा रहा? प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य सूबा प्रांतों में विभाजित था। यानी अकबर का जो प्रांत था यानी सूबा जो था वो किस में विभाजित था? प्रांत में विभाजित था। ठीक है, प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक सूबे का नेतृत्व सूबेदार नामक एक राज्यपाल करता था। जो सूबा जो था यानी उसका नेतृत्व कौन करता था? सूबेदार करता था। दीवान भू राजस्व, करों और नागरिक के संग्रह की देखभाल करता था, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था, यानी प्रशासन भी करता था। सरकार और परगना में सूबा को उप विभाजित किया गया था। किसमें सूबा को उप विभाजित किया गया था? सरकार और परगना में। तो आप यहाँ क्या जाने? प्रत्येक सूबा का नेतृत्व कौन करता था? सूबेदार, यानी एक गवर्नर थे जिसे हम लोग राज्यपाल कहते थे। उनका काम क्या था? कंट्रोल करना सूबा को, उनका यही काम होता था। और सूबा में और भी उप विभाजन था जिसे सरकार और परगना कहते थे हम लोग। ठीक है ना, उसमें बटा हुआ था। हम लोग आगे जान लें। अब आता सेना प्रशासन। राजा सेना का कमांडर इन चीफ। यहाँ भी गौर करें आप, राजा क्या होता था? सेना का कमांडर इन चीफ होता था। राजा के बाद
मीर बख्शी नामक एक मंत्री सेना के प्रशासनिक कार्यों को देखता था। यानी मीर बख्शी का काम क्या था? ही लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। उसका मीर बख्शी का काम, एक मंत्री था, सेना के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करता था। मुगल सेना में हाथी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध और तोपखाने शामिल थे। इससे भी अवगत हो गए। हम लोग आगे जान लें, आगे क्या है। अब हम लोग जानेंगे मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम क्या है? ये भी मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक भाग है। मनसबदारी प्रणाली यह अकबर द्वारा शुरू की गई एक अनूठी प्रणाली थी। मनसबदार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अधिकाधिक पदानुक्रम में एक मनसब यानी एक पद या पद धारण करता है। यानी इसमें क्या था? इट वॉज ए यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू द इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब। उसका एक पोजीशन था, उसका एक रैंक था, पद था। मुगल सेवा में शामिल होने वाले सभी लोगों को मनसबदार के रूप में नामांकित किया गया था। यह एक ग्रेडिंग प्रणाली थी, यानी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया था, किसका क्या पद रहेगा, किसका क्या रैंक रहेगा, जिसका इस्तेमाल मुगलों द्वारा ए रैंक तय करने के लिए किया जाता था। फिर बी, फिर सी। तो ए जो रैंक होता था, तो इसमें बताया गया ए में रैंक बताया गया। ए में क्या बताया गया, इसे आप गौर करें, रैंक, ठीक है। और बी में बताया गया सैलरी यानी वेतन, और सी में बताया गया सैन्य जिम्मेदारियां, यानी सेना की क्या जिम्मेदारियां होती, इससे अवगत कराया गया। तो आप मनसबदारी के बारे में समझ रहे हैं। ओके, हम लोग आगे जाने। व्यक्तियों को एक मनसबदार का रैंक और वेतन संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था। इसे भी आप गौर करें। व्यक्तियों को एक मनसबदार का रैंक और वेतन एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? जाट। ठीक है। जाट जितना अधिक होगा, अधिक प्रतिष्ठित अदालत में एक महान पद, उसका वेतन बड़ा होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान 5000 जाट के रैंक के साथ कितने मनसबदार थे? 29 मनसबदार थे। और इसे भी आप गौर करें, कितने मनसबदार थे? 29 मनसबदार थे। औरंगजेब के शासनकाल से मनसबदार की संख्या 79 हो गई, यानी मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79 हो गई। ठीक है, बढ़कर किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। आप आगे जान लें। मुगलों के लिए महत्वपूर्ण था कि वे विभिन्न पृष्ठभूमियों में, जो अलग अलग पृष्ठभूमि था, से मनसबदारों की भर्ती करें, ना कि तुरानी और ईरानी के साथ अन्याय। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानी एंड ईरानीज। उन्होंने भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और लोगों के अन्य समूहों से मनसबदारों की भर्ती की। इसका कारण यह था कि साम्राज्य का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया गया था। यानी जो मनसबदार होते थे, तो कुछ मुसलमान थे, कुछ अफगान थे, कुछ राजपूत थे, कुछ मराठा थे। ऐसा क्यों था? इसका मुख्य कारण था कि अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करना, विस्तार करना, इसलिए अलग अलग जो समूह के लोग थे उन्हें इसमें शामिल किया गया था। हम लोग आगे जाने। मनसबदार नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के कार्य करते थे। मनसबदार का कार्य क्या था? नागरिक भी था और सैन्य भी था। इसे आप गौर करें। उन्होंने अपना वेतन आमतौर पर भूमि के असाइनमेंट के रूप में मिलता था, जिसे जागीर कहा जाता था। जो भूमि के असाइनमेंट होते थे उसको उसके रूप में मिलता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? जागीर कहते थे। राइट टू द रेवेन्यू ऑन देयर असाइनमेंट। मनसबदारों को अपने कार्य के राजस्व का अधिकार था। उन्होंने इसे अपने नौकरों के माध्यम से एकत्र किया।
यानी उनके जो नौकर, उनके जो सर्वेंट्स होते थे, उसके माध्यम से वो क्या रेवेन्यू को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, एकत्र करते थे। आप आगे जान लें। जागीर के संबंध में समस्याएं, अब इससे भी आप गौर करें क्या क्या समस्याएं थी। इस व्यवस्था के बाद अनेक समस्याएं खड़ी हुई। पहली क्या थी? पहले अकबर के शासनकाल में जागीर से वसूला जाने वाला राजस्व लगभग मनसबदार के वेतन के बराबर था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक एकत्र किया गया राजस्व अक्सर वेतन से कम था। आप समझ गए? हम लोग आगे जान लें। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण जागीर पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। थर्ड नंबर पॉइंट भी आप जान लें, मनसबदारों की संख्या में वृद्धि ने जागीरों की संख्या में कमी पैदा कर दी, इसलिए जागीरदारों ने जागीर मिलने तक जितना संभव हो उतना राजस्व इकट्ठा करने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कई पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि अर्लियर ड्यूरिंग द राइन ऑफ द अकबर द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द जागीर वॉज रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। द्वितीय पॉइंट हमने बताया ड्यू टू द ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार देयर वॉज ए लॉन्ग वेट टू गेट ए जागीर। और थर्ड नंबर पॉइंट हमने बताया द increase in the number of मनसबदार created a shortage in the number of जागीर। ठीक है, इससे आप अवगत हो गए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।